हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास जो है नाइन्थ की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो है 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कौन सा चैप्टर है, दो चर वाले जो है रैखिक समीकरण के बारे में चैप्टर होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, ये एनसीईआरटी से पूरा होगा। इससे पहले मैं चैप्टर को शुरू करूँ, आपकी जो प्रश्नावली जो यहाँ पर प्रश्नावली जो है 4.1 को स्टार्ट करूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, जिससे कि आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये आपका बहुत इजी हो जाएगा। आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है सारे मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद हम ये देखिए पहला पॉइंट है हमारा कि आप देखेंगे ए एक्स। जब आप कोई समीकरण बनाते हैं तो समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले ए एक्स लिखना पड़ता है, बी वाई लिखना पड़ता है, प्लस सी लिखना पड़ता है। यानी यहाँ पर ए बी वाई ये क्या चीज़ है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने जो है समीकरण वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है ए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ पर ए है, ठीक है। ए क्या है, ए कोई नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया, ए एक्स। नंबर ए कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। 1 to 100 आपका यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ए आपका नंबर है, एक्स आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है, इसको चर, यहाँ पर ये एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर बी, बी भी कोई नंबर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के यहाँ पर जो है 100 तक कोई भी नंबर हो सकता है बी। और यहाँ पर ए भी कोई नंबर है। उसके साथ जो है वाई आता है, ठीक है, एक्स वाई। उसके बाद प्लस में क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, सी आ जाएगा। इसमें देखिए अब यहाँ पर दो चर हो गए, ये चेंज नहीं हो गई, ये एज इट इज आपको मिलेंगे। आपका जो है ए बी के मान कुछ भी हो सकते हैं। ए इक्वल टू आपका जो है 10 हो सकता है, ठीक है। ए इक्वल टू आपका जो है 15 हो सकता है। यानी 1 से लेकर के 100 के बीच में ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर बी की वैल्यू भी 1 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर एक्स और वाई ये कांस्टेंट रहते हैं, ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये अगला क्या आता है, ए के बाद सी आता है। तो यहाँ पर भी सी में भी 1 से लेकर के 100 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आई होप समझ आ गया आपका, इस तरह से समीकरण बनता है। तो यहाँ पर मैं इसकी फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ कैसे समीकरण लिखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इस तरह 2x प्लस, ठीक है, 3y प्लस 2। तो इस तरह से आपका ये समीकरण बन गया। कैसे बन गया, ये समीकरण बन गया। तो आपने देखा b की जगह 2 आ गया, यहाँ पर नंबर 2x। इसी तरह से होते हैं समीकरण, आपने देखा होगा, ठीक है। आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो और भी इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिना देरी के देखते हैं कि जो है यहाँ पर क्या करना है कि समीकरण को यहाँ पर देखिए, ये वाला जो समीकरण है के रूप के समीकरण को, जहाँ ए बी और सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि मैंने 1 से लेकर के 100 तक बताई, और यहाँ बटे में भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, बटे वास्तविक संख्याएं बटे वाली भी आ जाती हैं। और यहाँ पर ए और बी दोनों शून्य नहीं है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए की वैल्यू जो है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए और बी की वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगी तो हमारा ये एक्स भी कट जाएगा, मतलब एक्स भी 0 हो जाएगा, तो हमारा समीकरण बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ऐसे चर जो कि इस फॉर्म में लिखे होते हैं और यहाँ पर ए बी वास्तविक संख्याएँ होती हैं और ए बी की जो है वैल्यू जो है शून्य नहीं होती है, तो इन चरों को जो कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। दो चर वाले होते हैं, जैसे दो चर वाले चर कहाँ हैं, यहाँ पे x और y क्या है, चर हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो x है आपका और ये y है, ये दो चर हैं। x और y क्या है, आपके चर हैं। तो ये दो चर हैं x और y, ठीक है। तो दो चर वाले समीकरण ये कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो चर हैं, x और y दे रखा है। तो यहाँ पर दो चर वाले समीकरण आएंगे। उसके बाद आता है दो चर वाले समीकरण में, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है दो चर वाले समीकरण, यानी दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर आलेख जो बनेगा, इसका जो यहाँ पर जो चित्र बनेगा आपका, एक यहाँ पर जो चित्र बनेगा वो बिल्कुल सरल रेखा होगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 4 है, क्या कहता है कि अगर हमारा जो है यहाँ पर
x इक्वल टू 0 है और y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 y अक्ष का समीकरण है और जो है यहाँ पर y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर यहाँ पर x अक्ष का समीकरण देखना है यानी y अक्ष का आपसे पूछे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे y अक्ष का समीकरण पूछता है तो आपको क्या लिख देना है, x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 जो है ये समीकरण हो गया y अक्ष का। अगर आपसे पूछता है कोई x अक्ष का समीकरण बताओ तो आपको लिखना है y इक्वल टू 0। तो ये क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने जो है ग्राफ आपने देखा होगा, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए आपने क्या होगा, आपने ज़रूर यहाँ पर इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई होता है और ये आपका जो है एक्स एक्सिस होता है। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये माइनस का होता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर y की वैल्यू, जो y है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो y की वैल्यू क्या है, 0 हो जाती है, तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, y इक्वल टू 0 क्या हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ आ रही है, 0 पर आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 पर, तो x की वैल्यू, तो ये x अक्ष का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, y हमारा 0 होगा, x हमारा 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे x का निकालना है तो बस आपको याद रखना है उल्टा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये x में तो कोई वैल्यू होगी क्योंकि ये x यहाँ पर 0 हो नहीं सकता। यहाँ पर आगे बढ़ा है तो यहाँ पर 1 या 2, मान लीजिए 2 x की वैल्यू है, x इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर y देखिए 0 है, y क्या है, 0। तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर x अक्ष का समीकरण क्या है, तो x अक्ष का समीकरण यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, x अक्ष का समीकरण जो है आपका y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका बस इतना याद रखना है कि आपके समांतर वाला देखना है। देखिए यहाँ पर समांतर, यहाँ पर आप इसको लाइन ऐसे खींचेंगे ना इस तरह से, तो आपको जो भी पॉइंट आपको दिखता है ना उसके समांतर में जो लाइन है, जो अक्ष है, वही उसका इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स पे बिंदु है तो एक्स से समांतर रेखा खींची है, वाई के समांतर है, तो वाई अक्ष y इक्वल टू 0 इसका समीकरण हो जाएगा एक्स अक्ष का। उसी प्रकार से इसका उल्टा कर दें, अगर यहाँ पर y की वैल्यू कुछ होती है और x हमारा 0 होता है तो हमारा इस तरह से, अब यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह से हो जाएगा तो ये इसके समांतर हो जाएगा। तो जब x के समांतर हो गई तो यानी y का समीकरण क्या हो गया, y का समीकरण हो गया x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर समांतर रेखाएं बनती हैं और इस तरह से आपका समीकरण जो है होता है। तो आई होप क्लियर हो गया कि आपका x अक्ष का समीकरण x इक्वल टू, अगर y अक्ष का पूछता है तो x लिखना है 0, अगर y यहाँ पर y इक्वल टू y अक्ष x अक्ष का पूछता है तो आपको y लिखना है। ठीक है, उल्टा लिखना है। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है, x इक्वल टू a का आरेख जो है y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो यानी x इक्वल टू a, x इक्वल टू a का आरेख जो बनेगा एक y अक्ष के समांतर होगा। जैसे कि मैंने बताया है, अगर a की वैल्यू है, यहाँ पर क्या था, ये a ही तो है। यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारी 2 थी। ठीक है, तो a नंबर क्या होता है हमारा 2 होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या है 2 है, 2 है, तो यहाँ पर आ चुका है ये। तो इसका ये किसके समांतर होगा, यहाँ पे लाइन खींची तो y के समांतर होगा। तो यहाँ पर देखिए y के समांतर है तो y अक्ष पे आ जाएगा, ये आ गया ना y अक्ष पे, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ पर y अक्ष पर उसकी कोई वैल्यू है तो यहाँ पर जो है इस तरह से खींच लेंगे और इसके समांतर आ जाएगा, यहाँ पर इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू a है तो आरेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x अक्ष के समांतर जो है ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है x अक्ष के समांतर हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर y इक्वल टू mx है के प्रकार का समीकरण जो है मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। मतलब कहने का है कि y इक्वल टू mx अगर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर mx है। ठीक है, mx अगर y इक्वल टू mx है तो यहाँ पर क्या होगा कि मूल बिंदु जो x ऐसे होता है ना, तो बीच वाला जो बिंदु होता है वो उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से जो होकर जाने वाली रेखा को एक निरूपित करेगा, तो मतलब ऐसी कोई रेखा जो इसके बीच से जाएगी उसको निरूपित करेगा ये वाला समीकरण। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
दो चरों वाले यहाँ पर रैखिक समीकरण के आरेख पर जो है स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक जो है यहाँ पर हल होता है। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो ये वाला हमने पिछले देखा था ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या था, दो चर वाला, यहाँ पर ये देखिए ax और by प्लस सी, तो यहाँ पर दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये होता है। और यहाँ पर जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आरेख पर जो इसका आरेख बनेगा यानी चित्र बनेगा, स्थित प्रत्येक बिंदु, और उस आरेख पर जो प्रत्येक बिंदु स्थित होगा वो रैखिक समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक रैखिक समीकरण का हल होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप इसका हल यहाँ पर इसका एक ग्राफ बनाते हैं, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने के बाद जो ग्राफ बनेगा, इस तरह से जो भी ग्राफ बनेगा, तो उस बिंदु पर, उस ग्राफ के ऊपर जो भी बिंदु होगा वो प्रत्येक बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। मतलब अगर यहाँ पे उस लाइन के, उस ग्राफ के ऊपर से कोई भी बिंदु उठा के आपने, ठीक है, ये जो ग्राफ इसका बनेगा, इस समीकरण के ग्राफ में से कोई भी बिंदु अगर लेते हैं आप, तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी हल होगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी बिंदु इस पर रखते हैं इसके ग्राफ का, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है। उसके बाद देखिए, साथ ही यहाँ पर रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल जो है रैखिक समीकरण के आरेख पर स्थिर एक बिंदु होता है। मतलब कह रहा है कि साथ ही क्या है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल, जो रैखिक समीकरण है हमारा यही वाला, ये जो रैखिक समीकरण है, इसका जो प्रत्येक हल होगा, जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी हल होंगे, वो प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आरेख पर स्थित एक बिंदु होगा। तो मतलब एक बिंदु ही क्या है, उसका हल है। तो दोस्तों, आपको जो है बहुत ही कन्फ्यूजन लग रहा होगा और आपको समझ आई, तो मुझे लगता है आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्नावली जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत जब मैं कराऊं तो आपको याद रहे। ठीक है, याद रहे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली पूरी चीज़ें, सारी की चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, एक नोटबुक है, उसकी कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो यहाँ पर ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो है पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं उसको आपको करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है, अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है हमारा, कि एक नोटबुक, कौन सी नोटबुक है, एक नोटबुक है। अब नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, किसकी कीमत दे रखी है यहाँ पर, आप देखिए कीमत किसकी दे रखी है, नोटबुक की कीमत दे रखी है। देखिए, एक नोटबुक की कीमत, किसकी कीमत, एक नोटबुक की कीमत। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिख सकते हैं, माना नोटबुक की कीमत। ठीक है, नोट, यहाँ पर बुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, तो यहाँ पर लिख लेंगे कीमत, नोटबुक की कीमत यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया नोटबुक की कीमत एक्स है। ठीक है, और उसके बाद एक कलम है, और उसके बाद नोटबुक की कीमत कलम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कीमत है, और यहाँ पर अब दूसरा मान लेता हूँ मैं, x इक्वल टू, नोटबुक की कीमत दे रखी है तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा। ठीक है, x इक्वल टू कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो मैंने कलम की कीमत मान ली, कलम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कलम लिख लेता हूँ, कलम। तो कलम की कीमत मैंने y मान रखी है। ठीक है, तो कलम की कीमत y है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आप पूरा प्रॉपर लिख सकते हैं, माना नोटबुक की कीमत x है और माना जो है कलम की कीमत y है। ठीक है, तो आप यहाँ पर करना है, नोटबुक की कीमत इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी ये वाली जो कीमत है नोटबुक से, यानी ये जो y, मान लीजिए हम बराबर मान लेते हैं इसको। ठीक है, बराबर है। अब ये वाली, ये कह रहा है कि ये जो नोटबुक की कीमत है ना, इसकी कीमत इससे 2 गुनी है। तो 2 गुनी इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर 2 गुना इसको करना है तो इसको गुणा करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर जरा सोचिए। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इस x जो है ना हमारा 2 गुना है, तो ये 2 गुना है, इसका मतलब ये 2 गुना ये जो है कम है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको बराबर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, ये 2 गुना है, 2 गुना हो रखा है मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको आधा करना पड़ेगा, मतलब ये पहले से आधा है।
ठीक है। तो अगर इसको हमें बराबर लगाना है, बराबर लाना है, तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि x की वैल्यू जो है 2 गुना है। समझिए क्या है, x की वैल्यू जो है 2 गुना है कलम की कीमत से। x की वैल्यू क्या है, 2 गुना है कलम की कीमत से। तो इसका मतलब कलम की कीमत आधी है। अगर आधी है तो उसे 2 से गुणा करके इसके बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। आज यहाँ पर क्या है कि आपकी जो है यहाँ पर जो ये नोटबुक है, नोटबुक की कीमत 2 गुना है कलम की कीमत से, और कलम की कीमत इसका मतलब हो गया आधी है। आधी है तो उसको 2 से गुणा करके इसके बराबर लाना पड़ेगा, तो बिल्कुल फिर ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है। आगे जो है हमारा यहाँ पर कह रहा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब आपको क्या करना है, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। कैसे कि यहाँ पर यही तो बताना था। तो आप यहाँ पे देखिए संकेत भी दे रखा है। आप जो है नोटबुक की कीमत को x मान लीजिए, कलम की कीमत को y मान लीजिए। तो हमने वही किया है। यहाँ पर क्या किया, x हमारी कीमत ये है नोटबुक की, और यहाँ पर कलम की कीमत जो है y है। तो यहाँ पर इसने खुद कहा है हमसे कि नोटबुक की कीमत बताइए इसने, तो नोटबुक हमने लिख दिया इक्वल, और हमें पता है नोटबुक की कीमत डबल है, तो इसका मतलब है कलम की कीमत आधी है। तो आधी है तो उसको उसके बराबर लाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण बन गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, और जो है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 9th की मैथमेटिक्स और साइंस, साथ में आपको जो है यहाँ पर 11th-12th की इकोनॉमिक्स भी मिलती है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के साथ।